अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना बॉटनी ट्यूटर शाहनवाज अमीन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड रिवीजन कोर्स का क्लास 12 का पहला चैप्टर। और बेटा इसमें आज इस चैप्टर में हम सारा एक शॉट में ही इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद है आप सब ध्यान से देखोगे और फ्यूचर एक्स प्लेटफॉर्म पे ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है। आप आराम से हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना है कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम किसकी बात करेंगे बेटा। तो आपको समझना है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम बात करने जा रहे हैं फ्लावर की। यहां पे जितने भी सारे काम इस यूनिट में होंगे, इस फ्लावर में होंगे, वो सारे हम इसमें आज एक ही शॉट में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है सबसे पहले फ्लावर है क्या। तो हमको ये पता है फ्लावर जो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, ये एक रिप्रोडक्टिव शूट है, ये मॉडिफाइड शूट है। और इस रिप्रोडक्टिव यूनिट में अगर हम देखेंगे सर ये क्या है, ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके लिए हम नाम लिखते हैं एंजियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ये वहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या बेटा मेरा रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले हमको समझना है क्या क्या पहले ही फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है या इससे पहले कुछ चेंजेस हो रही है। हाँ हो रही है। तो उन वाली चेंजेस को बेटा हम नाम देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो उनके लिए नाम पड़ेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमको क्या देखना है, सबसे पहले क्या ये जो मेरे पास बड है प्लांट में क्या डायरेक्टली ये फ्लावर बनाएगा, नहीं। तो ये सबसे पहले क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस होंगे जिनके लिए हम नाम देते हैं हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, जो डिफरेंशिएट करती है, जो डेवलपमेंट करती है किसकी, फ्लोरल प्राइमोडियम या फ्लोरल प्राइमोडिया की। सर ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गन अर्ली स्टेज में होता है डेवलपमेंट में, जो आगे चल के मेरे पास क्या करेगा, एक इन्फ्लोरेसेंस बड बनाएगा, एक इन्फ्लोरेसेंस से आगे चल के फ्लोरल बड्स बनेंगे और आगे चल के मेरे पास वो फ्लावर्स बनेंगे। तो इस फ्लावर में अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर मेल पार्ट यानी एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट यानी गाइनोशियम, ये डिफरेंशिएट होके मेरे पास अलग अलग होके डेवलप करेंगे। दैट मीन्स प्री फर्टिलाइजेशन में क्या मेरे पास प्लांट में पहले ही क्या फ्लावर मौजूद है, नहीं। एक बड है, उस बड में चेंजेस है। उस चेंज कैसी है सर, हार्मोनल चेंजेस, सर स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो होके मेरे पास एक लीफ प्राइमोडिया बनता है और आगे चल के फर्दर डेवलपमेंट होके बेटा मेरा उसमें क्या होगा, उसमें एक कंप्लीट फ्लावर बनेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर बनेगा और उसमें मेल पार्ट एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम डेवलप होता है। आगे चल के अगर देखना है सर फ्लावर क्या देखेंगे, हमको पता है अगर हम यहां पे बात करेंगे, मैं एक स्लाइड बनाता हूं यहां पे आपके लिए। सर मेरे पास एक फ्लावर है, सर है फ्लावर है। तो इस फ्लावर को अभी हमने बोला इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा इनटू 4 वर्ल्स। इसको मैं 4 वर्ल्स में डिवाइड करता हूं और इन 4 वर्ल्स में मेरे पास 2 एसेंशियल है और 2 नॉन एसेंशियल। तो मैं लिखूंगा इधर 2 क्या है, 2 एसेंशियल है और 2 क्या है, 2 नॉन एसेंशियल। यानी सर क्या बोलेंगे, एसेंशियल वो वाली है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है और नॉन एसेंशियल वो वाली जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अगर एसेंशियल की बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा मेरे पास मेल पार्ट है तो एंड्रोशियम लिखूंगा बेटा मेरा। दूसरी बात, दूसरा कौन सा है बेटा, गाइनोशियम। और यहां पे मेरे पास नॉन एसेंशियल में कैलेक्स एंड कोरोला। तो बेटा यहां पे आपको समझना है मेरे पास फ्लावर में 2 वर्ल्स एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, और 2 वर्ल्स जो नॉन एसेंशियल है, एक्सेसरी है। तो हमको इन 2
एसेंशियल पार्ट्स के बारे में डिटेल में जाना है और इनको डिटेल में समझना है। तो अगर मैं एक सिटामिन देखूं, एंड्रोशियम देखूं, मैं क्या बोलूंगा? सर मेरे पास अगर एक एंड्रोशियम है, सिटामिन है, मेल पार्ट है, तो मैं सिंपली एंड्रोशियम को क्या बोलूंगा? सर यूनिट इसमें सिटामिन है, तो सिटामिन को देखेंगे, डायथीसिस यानी बाइलोबुल होगा, ईच लोब में 2 थीका होंगे। और यहां पे दिमाग में बिठा लो सर, यहां पे बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे, इसको थोड़ा बाहर निकाल के बात करेंगे ऐसे। सर ये क्या? सर मैं एक सिटामिन को देखता हूं, ये बेटा बाइलोबल स्ट्रक्चर है, ये एक लोब, ये एक लोब। दूसरी बात, इसके अंदर मेरे पास ईच लोब में 2 थीका है। दिमाग में बिठा लो बेटा, बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जेके बोस, वहां के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चांसेस है एक टिपिकल स्टैमिन को आने के। तो मैंने लिखा एक एंथर जो है, एक सिटामिन जो है, सिटामिन मेरे पास इसमें 3 पार्ट्स होंगे, एंथर और फिलामेंट होगा। कोई कोई बुक कनेक्टिव के बारे में बात करती है, लेकिन नई एनसीईआरटी में उस कनेक्टिव का जिक्र बहुत कम है, कहीं कहीं पे नजर आता है। तो मैं अगर एक एंथर को लूं और इस एक सिटामिन को लूं, उस एंथर को लूं जो ऊपर बाइलोबल स्ट्रक्चर है, उसमें बेटा एक थीका इधर, एक थीका इधर, एक थीका इधर, एक थीका इधर, यानी ये वाला हिस्सा एक लोब है, ये वाला हिस्सा एक लोब है। दैट मींस एंथर जो है बाइलोबल स्ट्रक्चर है। दूसरा, और हर एक लोब में मेरे पास 2 थीका प्रेजेंट है। और यहां पे अगर आप देखोगे एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है, और इस लाइन ऑफ डेहिसेंस से ये 2 थीका, ये जो 2 थीका है, ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं। आगे चल के देखेंगे। सर क्या मेरे को इतना देखना है? इतना काफी है। और आगे चल के हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं एंथर मेरे पास 4 साइडेड वाला टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, अभी डायग्राम बनाई थी, और हर किसी के अंदर मेरे पास थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया 2 इन ईच लोब है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट है हर किसी कॉर्नर में। दैट मीन्स 2 इन ईच लोब। यहां पे दिखा लो सर, यहां पे मैंने बात की, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। इसी तरह से अगर मैं देखूं यहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेरे पास पोलन सैक होगा, और आगे चल के मैं बात करूंगा उस पोलन सैक के अंदर मेरे पास पोलन ग्रेन्स मौजूद है। दूसरी बात, अगर मैं स्ट्रक्चर इसका देखूं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखेंगे, तो टिपिकली एक माइक्रोस्पोरेंजियम नियरली सर्कुलर, जो अभी मैंने बात की, इसके इर्द गिर्द 4 लेयर्स होते हैं, इसके इर्द गिर्द 4 लेयर्स हो गए। दैट मीन्स एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है नियरली सर्कुलर है, और इसके इर्द गिर्द 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टेपिटम, और अंदर मेरे पास एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे। अब सवाल है सर, मेरे पास ये जो 3 लेयर्स है, चाहे एपिडर्मिस हो, एंडोथीशियम हो, मिडल लेयर्स हो, इनका काम क्या है? सिंपली आप याद करोगे, ये जो मेरे पास ये 3 लेयर्स है, इनका काम क्या है? ये फंक्शन करते हैं एज ए प्रोटेक्शन देते हैं और डेहिसेंस में मदद करते हैं। तो बच्चा आप देखोगे जब भी मैं 3 लेयर्स की बात करूं, एपिडर्मिस की, एंडोथीशियम की, मिडल लेयर्स की, ये इनका काम है प्रोटेक्शन देना, इनका काम है मदद करना जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं इस एंथर से। और इनर मोस्ट लेयर जो है वो टेपिटम है, ये नरिश करती है। सर ये क्या करती है? ये नरिशमेंट देती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। सिंपल से बात करेंगे, सबसे अंदर वाली लेयर टेपिटल लेयर,
टेपिटम लेयर, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ये नरिशमेंट देता है, किसको देता है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। और यहां पे इसमें एक न्यूक्लियस नहीं, मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। और इसमें विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यहां पे मेरे पास न्यूक्लियस डिवाइड्स विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसके लिए हम पॉलीप्लॉइडी नाम देते हैं। तो यह अगर आप डायग्राम देखोगे तो मैं यहां पे लिखूंगा बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, सर दूसरी लेयर एंडोथीशियम है, तीसरी लेयर मिडल लेयर है, चौथी मेरे पास टेपिटम इनर मोस्ट लेयर, ये वाली लेयर जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। ये क्या काम करती है? नरिशमेंट देती है। ये तीन लेयर क्या काम करती है? ये बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एक प्रोसेस है मेरे पास माइक्रोस्पोरोजेनिस। ये है क्या? सिंपल, अकॉर्डिंग टू जेके बोस आने के चांसेस बहुत सारे हैं, यानी ऐसी प्रोसेस जहां पे फॉर्मेशन होगी किनकी? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की, फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड पोलन सैक बाय मेयोटिक डिवीजन, ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब सवाल है सर ये कैसे? आपने बोला हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। कोई चीज तो होगी, यानी यहां पे कोई चीज तो है जिसकी डिवीजन हो रही है, और उसी से मेरे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही है पोलन सैक के अंदर, इसके अंदर। तो जब एंथर यंग होता है उसके अंदर यहां पे कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं सुपोरोजेनस सेल्स, जो सेंटर में हर किसी माइक्रोस्पोर में होंगे। और वो क्या करेंगे? वही सुपोरोजेनस टिश्यू जो है वो मेयोटिक डिवीजन करके मेरे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। दैट मीन्स अगर यहां पे कोई सेल है, वो सुपोरोजेनस टिश्यू, वो डिप्लॉयड है, मेरे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, बेटा मेरा ये भी डिप्लॉयड है, और मियोसिस से मेरे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। अब मेरे पास सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम किसको बोलेंगे? ऐसी प्रोसेस जहां पे फॉर्मेशन हो रही है किनकी? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की, फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, यहां पे मियोसिस हो रही है, तो उस वाली प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। आगे चलेंगे बेटा मेरा। अब मैं माइक्रोस्पोर बना रहा हूं, और माइक्रोस्पोर बनने के बाद हमारे पास टॉपिक एक बनता है पोलन ग्रेन। सर पोलन ग्रेन क्या है? ये सबको पता है, ये मेल गैमेटोफाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है। बेटा मेरा दिमाग में बिठा लो, यहां पे 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डाया, और इस पोलन ग्रेन के वाल को हम, याद रखो, इसको हम पोलन ग्रेन के वाल को सुपरोडर्म बोलते हैं। ऐसे अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊंगा, या यहां पे बनी हुई है ये बाहर की लेयर, ये इस सूरत में बनी है, ये बाहर की लेयर ये इस सूरत में बनी है, ये इस सूरत में बनी है। सर ये जो पोलन ग्रेन का सेल वॉल है इसको सुपोरोडर्म बोलते हैं, और इस सुपोरोडर्म जो है वो 2 लेयर्स का बना है। सबसे बाहर वाली लेयर को मैं नाम दूंगा एक्साइन। समझ आ रही है बात बेटा? और सबसे अंदर वाली लेयर को हम नाम देंगे इंटाइन। यहां पे भी ये बाहर वाली लेयर जो इस सूरत में है, स्पाइकी सूरत में है, तो एक्साइन नाम देंगे। ये जो अंदर वाली लेयर है
इसको मैं एंटाइन नाम दूंगा, और जहां पे एक्साइन नहीं है वहां पे मेरे पास नाम पड़ेगा पोर, उस पोर को हम जर्म पोर बोलते हैं। अब देखो सर एक्साइन क्या है? हार्ड ऑर्नामेंटल मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये दुनिया का वाहिद और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हर किसी चीज के ऊपर अगर इस पे कोई असर नहीं है, मोस्ट रेजिस्टेंट है। और जर्मपोर मैंने अभी बोला जहां पे मेरे पास एक्साइन प्रेजेंट, सर्कुलर अपर्चर एक्साइन, जहां पे मेरे पास ये एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, यानी एक्साइन बना है स्पोरोपोलिन का, लेकिन यहां पे मेरे पास ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये वाली कंडीशन, ये एक्साइन है, एक्साइन बना है स्पोरोपोलिन का, और जहां पे मेरे पास ये गैप थी, जहां पे मेरे पास ये गैप थी, इस वाली गैप को, इस वाले हिस्से को, इस वाली खाली जगह को हम नाम देते हैं जर्मपोर। अब सवाल है सर पोलन ट्यूब कहां से निकलता है? पोलन ट्यूब हमको निकलेगा इसी जर्मपोर से, और इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो थिन है, कंटिन्यूअस है, जो बनी है सेल्लोस और पैक्टिन की, उसके लिए हमने नाम दिया इंटाइन, और कल यहीं से यही इंटाइन बाहर निकल के पोलन ट्यूब की सूरत लेता है। अब मेरे पास ये आपको समझ आया होगा सर पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट का, ये स्फेरिकल है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इसकी लेयर वॉल को हम स्पोरोडर्म बोलते हैं, वो दो लेयर्स की बनी है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। सर एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिन की, सबसे रेजिस्ट मटेरियल दुनिया में जो है, अभी तक कोई एंजाइम, कोई टेम्परेचर एसिड अल्कली इसको डिग्रेड नहीं कर सकती, और इंटाइन जो है इनर लेयर है, कंटिन्यूअस है, सेल्लोस और पैक्टिन की बनी है। तो यहां तक बेटा क्लियर है। अब ऐसे कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एलर्जिक है, मोस्टली विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है वहां पे जो विंड पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन्स, विंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स है, तो वो क्या करें, एनिमोफिलस प्लांट्स यानी जिनमें विंड से पॉलिनेशन होती है, वहां के पोलन ग्रेन्स कभी एलर्जीज करते हैं, यानी ब्रोंचियल एफ्लिक्शंस होती है, यानी ये कुछ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एज्मा, ब्रोंकाइटिस करते हैं। सर इसके एग्जांपल, हाँ बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक तो हमारे पास जो बाहर से स्पीशीज है, पार्थिनियम है, अमारंथस है, चीनोपोडियम है, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें विंड से पॉलिनेशन होती है, और ये ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी डिजीज करने में माहिर है। तो ये कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो पोलन की एलर्जी करते हैं, तो टर्म वहां पे हमने डिस्कस की पोलन एलर्जी। अब सवाल है बेटा एक और, क्या पोलन से कोई प्रोडक्ट बनता है? हाँ, पोलन हमको पता है ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, दैट मीन्स इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत ज्यादा है। तो बेटा ये न्यूट्रिशनल वैल्यू होने की वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। लिख के है एथलीट्स, और रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं, रेस में, उनकी भी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप, इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं टैबलेट्स, हमारे पास मौजूद मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। तो अगर डायग्राम होगी, हाँ तो डायग्राम है पोलन प्रोडक्ट से नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टाइनी गोल्डन पॉट्स एंड नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज नेटवर्क जो है, तो ये इंग्लैंड से, यहां से आपको नीट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहां, जो आपकी बुक में डायग्राम है उस पे क्या लिखा है, पोलन टैबलेट्स फ्रॉम इंग्लैंड है, तो ये यहां पे आपको नाम पता होना चाहिए कि यहां पे इंग्लैंड लिखा है। यहां पे अगर आप देखोगे पोलन बी की सिरप भी है, तो पोलन बी से क्रीम भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो यहां पे एक और पॉइंट पोलन किट। सर इस पोलन ग्रेन के इर्द गिर्द, ये लो बेटा मेरा, ये पोलन ग्रेन है, सपोज ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के इर्द गिर्द टेपिटम जो इनर लेयर है वो क्या करती है, वो सिक्रीट करते हैं कुछ ऑयली सिक्रीशंस बाहर से, कुछ ऑयली सिक्रीशंस बाहर से टेपिटम सिक्रीट करती है ऑयली सिट लेयर ऑन द पोलन ग्रेन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोलन किट नाम देते हैं। और अब सवाल है सर पोलन ग्रेन तो बन गया, अब इसको हम देखेंगे इसकी वायबिलिटी कितनी है, मतलब ऐसा पीरियड जहां पे पोलन ग्रेन रिटेन करता है एबिलिटी टू जर्मिनेट। पोलन वायबिलिटी डेफिनेशन समझ लो बेटा, एक नंबर का आ सकता है। तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें पोलन ग्रेन वायबल है, जिसमें ये जर्मिनेट कर सकता है, तो उसको पोलन वायबिलिटी बोलते हैं। अब सवाल है सर ये जो पोलन वायबिलिटी है ये किस प्रकार की हो सकती है, क्या सब पोलन ग्रेन्स में एक जैसी है या ये वैरी करती है? हाँ वैरी करती है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, कंडीशंस पे। मेरे पास व्हीट है, राइस है, इनमें 30 मिनट्स होती है। मेरे पास लिग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, इनमें सेवरल मंथ्स की पोलन वायबिलिटी होती है। अब सवाल है सर ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, क्या उनके सीड्स को हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं? हाँ बहुत प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आगे चल के करते हैं हम, और वहां पे हम पुराने जमाने के जो हमने स्टोर करके रखे हैं पोलन ग्रेन्स, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में, यानी वहां पे टेम्परेचर होगा -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, यानी स्टोरेज करेंगे पोलन ग्रेन्स को फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर। क्या तो ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये इस्तेमाल करते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन हम नाम देते हैं, तो वहां पे बेटा मेरा इसको हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई ऐसी जगह है, स्टोरेज प्लेसेस है जहां पे हम स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन्स को, तो उसके लिए टर्म आएगी पोलन बैंक्स। उम्मीद है यहां तक आपको जितना भी हमने पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके रिपीट कर लो, फिर से देख लो बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये आप अभी लिख लो, इंपॉर्टेंट लिखा सर ने, इसको मैंने इधर बादल बना लिए। दैट मीन्स आपको इस साल ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको आपको समझना है, रट लेना है, याद कर लेना है। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से। सर जब भी माइक्रोस्पोर बनेगा, अब सर बन गया माइक्रोस्पोर, इस माइक्रोस्पोर में एक सेल है तो मैं इसकी माइटोसिस करूंगा, मैं इसकी माइटोसिस करूंगा। सर एक सेल है, एक सेल है, एक पोलन ग्रेन है, इसकी माइटोसिस होगी, इसकी माइटोसिस होगी, कलर चेंज करेंगे, इसकी माइटोसिस होगी। सर माइटोसिस से मेरे पास 2 सेल्स बनेंगी, माइटोसिस से मेरे पास 2 सेल्स बनेगी, एक बड़ी सेल बनेगी, एक छोटी सेल बनेगी। सर मेरे पास बड़ी सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल का नाम जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ट्यूब सेल, ये बड़ी है, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, इरेगुलरली शेप्ड होती है, और इसमें लार्ज न्यूक्लियस भी होगा। दूसरी बात, जनरेटिव मेरे पास स्मॉल है, स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, और इसमें न्यूक्लियस। और दूसरी बात, ये जो सेल है ये फ्लोट करती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ऐसे देख लो सर, हमने ये वाली कहानी देखी, सर बड़ी वाली कौन सी, छोटी वाली कौन सी, अभी बताया मैंने, बड़ी वाली का नाम वेजिटेटिव, छोटी वाली का नाम जनरेटिव। तो ये वेजिटेटिव है, ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल,
हमने क्या किया सर, ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, यानी बड़ी वाली जनरेटिव और बड़ी वाली वेजिटेटिव और छोटी वाली जनरेटिव किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में घूम रही है, इसके अंदर घूम रही है। और 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो पोलन ग्रेन होता है वो शड होता है टू सेलड स्टेज पे ही, टू सेलर स्टेज पे ही वो शड होता है। दैट मीन्स इस एंथर से पोलन ग्रेन जब निकलेगा वो टू सेलर स्टेज में ही निकलेगा, और आगे चल के पोस्ट डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन जो होगी वो आगे, पोस्ट डेवलपमेंट वो आगे देखेंगे। सर दूसरी बात, मेरे पास फ्लावर में एक दूसरा पार्ट भी है, एसेंशियल पार्ट, जिसको मैंने गाइनोशियम नाम दिया, सर पिस्टल नाम दिया। ये इनर मोस्ट वर्ल है, ये बना है 3 हिस्सों का, यानी पिस्टल लिखूं, कार्पल लिखूं, गाइनोशियम लिखूं, आपकी मर्जी। तो ये बना है, यहां पे देख लो सर, ये बना है 3 हिस्सों का। एक मेरे पास सिटिग्मा, ये सारा यहां से लेकर यहां तक सिटाइल, और ये वाला मेरे पास ओवरी है। कार्पल कंसेप्ट 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, सिटाइल एंड ओवरी। अब मेरे पास दिमाग बिठा लो सर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे जो अटैच होते हैं किसी टिश्यू को, उसको मैं प्लेसेंटा बोलूंगा। डायग्राम बना लेंगे ऐसे, इधर बना लेंगे डायग्राम। सर ये मेरे पास एग्जाम्पल ले लो, ओवरी है, ओवरी हैज ओवेरियन कैविटी। सर इसके अंदर कैविटी है, खाली जगह है। ओवरी हैज ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल भी बोलते हैं। सर इसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा बोलेंगे, और उस प्लेसेंटा के ऊपर ही मेरे पास अटैच है ओव्यूल। बात समझ लो, मैंने सिंपल क्या बोला, मेरे पास गाइनोशियम, मेरे पास पिस्टल, मेरे पास कार्पिल, अगर आप बोलोगे ये फीमेल पार्ट है और ये 3 हिस्सों का बना है। उन 3 हिस्सों में आप बोलोगे सिटिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मैं बोलूंगा सिटिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, और ट्यूब लाइक स्टाइल है। ओवरी बेसल स्वोलन पार्ट है, उसके अंदर मेरे पास कैविटी होती है। उस कैविटी को हमने नाम दिया ओवरियन कैविटी और लॉक्यूलस, और उसके ऊपर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर अटैच ओव्यूल होता है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1, ये 1 हो सकता है, यानी ये वाली सूरत में, या ये वाली सूरत देख लो सर, यहां पे एक ही अटैच है, 1 पैडी मैंगो। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने यहां पे एक बनाया, यहां पे एक और बना लो, यहां पे एक और बना लो, यहां पे एक और बना लो। पपाया वाटरमेलन में ज्यादा होंगे, यानी मेरे पास ये जो कार्पल है मैं लिख सकता हूं मानो कार्पलरी, मैं लिखूंगा एक से ज्यादा, मल्टी कार्पलरी। अब दूसरी बात, ये पिस्टल अगर फ्यूज्ड होगा, डायग्राम में है, पिस्टल अगर फ्यूज्ड होगा तो सिनकार्पस नाम देंगे, अगर फ्री होगा तो एपोकार्पस हम नाम देते हैं। दैट मीन्स ये जो मेरे पास पिस्टल कैन बी फ्यूज्ड तो टर्म सिनकार्पस इस्तेमाल करेंगे, अगर फ्री होगा तो एपोकार्पस। यहां पे पेपरवर्क में देखो मल्टीकार्पल एपोकार्पस गायनोशियम मिचिलिया, देखो हाँ सी में, सी कौन सा है, सी मल्टीकार्पल एपोकार्पस गायनोशियम। हाँ, डायग्राम व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल भी इसने यहां पे बना के रखा है। तो मैंने 3 पार्ट्स पहले ही बोल दिए। सिटिग्मा क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट, सिटिकी है सरफेस इसकी, ताकि ये ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को, ये साइट फॉर पोलन जर्मिनेशन होती है। दूसरा बेटा मेरा सिटाइल, सिलेंड्रिकल स्टॉक डिस्कस किया है, कनेक्ट करता है सिटिग्मा को ओवरी के साथ, पोलन ट्यूब ग्रो करता है इसी थ्रू, स्टाइल थ्रू, और रीच करता है ओवरी तक। ओवरी बेसल स्वोलन पार्ट होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ईच ओव्यूल हैज फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। अब ओव्यूल को देख लो, अभी डायग्राम मैंने दिखाई थी आपको, ये वाले डायग्राम, ये ओव्यूल है, अब इस ओव्यूल को हम अलग से डिस्कस करेंगे।
इस ओव्यूल को क्या करना है, इसको अलग से डिस्कस करना है, और उसके लिए हमने टर्म इस्तेमाल की मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। सर इस ओव्यूल के अंदर क्या है, सर इस ओव्यूल में बहुत सारे हिस्से हैं जिनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है। अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, सर मेरे पास फ्यूनिकुलस है, हाइलम है, इंटुगमेंटस है, न्यूसेलस है, एम्ब्रोसैक, एक्सेल, रैफे होता है, एंटीपोडल सेल्स अंदर, साइनर्जिड्स है, माइक्रोपाइलर एंड। दैट मींस जब भी मैं एक मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल देखूंगा बेटा, तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फ्यूनिकल, ऐसा ओव्यूल का हिस्सा, the ovule is attached to the placenta by means of stalk, उस stalk को हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। जरा यहां पे हम एक डायग्राम बना लेंगे। जरा यहां पे हम एक और डायग्राम बना लेंगे। सर ये वाला हिस्सा ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है। ये वाला हिस्सा कहां पे अटैच है, ये प्लेसेंटा के साथ अटैच। ये किसके साथ अटैच है, ये प्लेसेंटा के साथ अटैच है। दैट मीन्स जब मैं यहां पे बात करता हूं फ्यूनिकल, ओव्यूल का वो हिस्सा जो प्लेसेंटा के साथ अटैच है बाय मींस ऑफ स्टफ, उसको मैं फ्यूनिकल बोला। हाइलम क्या है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल एंड रीजन, उस रीजन को हम हाइलम बोलते हैं। डायग्राम देख लो सर, यहां पे अगर मैं बोलूंगा यहां पे मेरे पास क्या है, सर यहां पे मेरे पास हाइलम है, यहां पे मेरे पास हाइलम है, और यहां पे मेरे पास हाइलम है। देख लो यहां पे मेरे पास हाइलम है, यहां पे मेरे पास हाइलम है। सर हाइलम क्या है, जो फ्यूज करता है फ्यूनिकल को, फ्यूज करता है, फ्यूज विद फ्यूनिकुलर रीजन, ऐसे रीजन को क्या हम बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। सर अब क्या है, इस ओव्यूल के बाहर दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिनको हम इंटुगमेंट्स बोलेंगे, जिनको हम इंटुगमेंट्स बोलेंगे। ये आउटर इंटुगमेंट है, ये आउटर इंटुगमेंट है, और बेटा मेरा ये इनर इंटुगमेंट है, ये इनर इंटुगमेंट है। यानी जब भी हम बात करेंगे सर ऐसी डंडी जो अटैच करती है ओव्यूल को किसके साथ, ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ, तो उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। द जंक्शन बिटवीन the hilum and the body of ovule is known as hilum। और इनके बाहर मेरे पास कवरिंग है, आउटर कवरिंग इंटुगमेंट जो है, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट जो कवरिंग इसकी करते हैं। तीसरा सर जहां पे इंटुगमेंट्स नहीं होंगे उस वाले साइड, अब यहां पे इंटुगमेंट नहीं है, इस वाले एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, और यहां पे ये जो है इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। बात समझो मैंने क्या बोला, वो वाला हिस्सा, वो वाला एंड जहां पे मेरे पास इंटुगमेंट्स नहीं है तो उस वाले हिस्से को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। तीसरी बात सर, द इंटुगमेंट्स लीव स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड कॉल्ड एज माइक्रोपाइल एंड द एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। तीसरा अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड देयर इज द चलाजल एंड। यहां पे कौन सा एंड है सर, यहां पे चलाजल एंड है, यानी चलाजा। तो चलाजा क्या है, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, चलाजा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो ओव्यूल का बेसल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है चलाजा। न्यूसेलस क्या है, इसके अंदर मेरे पास टिश्यू एनक्लोज्ड विद इन द एम्ब्रियो सैक। अगर मैं इसको अभी ये वाला हिस्सा ना बनो, यानी यहां पे मेरे पास कुछ टिश्यू है, उन सेल्स को हम न्यूसेलर सेल्स बोलते हैं या न्यू सेल्स बोलते हैं। इन्हीं में से कोई एक सेल आगे चल के मेरे पास क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा।
क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। टिश्यूज एनक्लोज्ड इन एन एम्ब्रियो सैक, उसके लिए मैं उसको न्यू सेल्स बोलते हैं। ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। अभी मैंने आपको बोला कोई न्यूसेलर सेल से ही एक सेल निकलेगी जो मेगास्पोर मदर सेल बन के आगे चल के मेरे पास एम्ब्रियो सैक बनाएगा या मेगास्पोर बनेगा, तो रिडक्शन डिवीजन से एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होती है। इसमें मेरे पास एग एपैरेट्स होगा जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, उसमें 2 साइनर्जिड्स होंगे और एक एग होगा। और डायग्राम में देख लो सर। अब यहां पे बात करेंगे सर, मेरे पास ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पे मेरे पास ये वाली सेल एग सेल है, ये वाली सेल मेरे पास साइनर्जिड है, ये वाली सेल मेरे पास साइनर्जिड है। सर यहां पे अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड, यहां पे मेरे पास एंटीपोडल सेल्स होंगे, 3 होंगे एंटीपोडल सेल्स, और बीच में मेरे पास एक न्यूक्लियस होगा जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगर यहां पे देखेंगे लिखा है इट गाइड्स द पोलन ट्यूब, और एंटीपोडल सेल 3 नंबर है जो होते हैं चलाजल एंड की तरफ से। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लिय होते हैं, पोलर न्यूक्लिय, जो मेरे पास बीच में यहां पे होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे चल के बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको अगर दिमाग में बिठाना है कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, फ्यूनिकल है, हाइलम है, इंटुगमेंट्स है, सारी ये चीजें दिमाग में स्टेप बाय स्टेप बिठानी है। और उसके बाद आप इजीली, मैंने 1 सेकंड में इसकी डायग्राम बनाई, आप लिखोगे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटुगमेंट्स, माइक्रोपाइल, चलाजा, न्यूसेलस और अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। अब आगे चलेंगे, ये खत्म करने के बाद आपको बेटा समझना है मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझा था कि मेरे पास डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड कुछ बना था, माइक्रोस्पोर बना था, यहां पे भी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को मेगास्पोर मदर सेल से क्या करना है? एक माइक्रो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाने हैं। मैंने अभी आपको बोला कि कुछ न्यूसेलर सेल्स में ही कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होके एनलार्ज होके ये सेल्स बनते हैं, यानी यहां पे न्यूसेलस हाइपोडर्मल सेल्स, न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल बिकम्स एनलार्ज। जो अभी मैंने बात की आपसे कि कुछ न्यूसेलर सेल्स ही डिफरेंशिएट होके एनलार्ज होके मेरे पास क्या बनाएंगे? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, जो डिप्लॉइड होती है। अब इस मियोसिस, इस मेगास्पोर मदर सेल में बेटा होगी, और यहां पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, डायग्राम होगी इंशाल्लाह, हां है। अब मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल है, अब मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले 2 सेल्स बनेंगे, तो यहां पे मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट, तो यहां पे मेरे पास मेगास्पोर डायोड बना, एक सेल, दूसरी सेल, एक सेल और दूसरी सेल, तो ये क्या बन गया? मेगास्पोर डायोड। सर इसमें क्या होगा? फिर से मियोसिस होगी, कौन सी मियोसिस? मियोसिस सेकंड, तो यहां पे मेरे पास मेगास्पोर टेट्राड बनता है, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड, तो यहां पे बेटा मेरा क्या होगा? मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। जरा डायग्राम इस वाले पे फिर से आ जाओ। मियोसिस होगी एमएमसी में, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, और मियोसिस जब होगी, यहां पे लिखा है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, मैंने आपको यहां पे बता दिया मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, यानी सबसे पहले एक लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का बनेगा। दैट मीन मेरे पास एक थी, इसकी क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट हुई, इन्हें एक से मैंने क्या बनाए? 2 बनाए। सर यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? यहां पे मेरे पास मियोसिस सेकंड होके मेरे पास एक टेट्राड बनता है, मेरे पास एक टेट्राड बनता है, लीनियर टेट्राड, यानी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। सिंपल दिमाग में आपको बिठाना है बच्चा उससे। अब मेगास्पोर सिलेक्शन क्या है?
क्या चारों काम करेंगे? नहीं, माइक्रोस्पोर में तो चारों काम करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेंस में तो चारों माइक्रोस्पोर काम करते हैं, यहां पे नहीं। यूजुअली चार में से ओनली वन फंक्शनल होगा, जो बिठा लेना। अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो ये चलाजल एंड है। जो मेरे पास माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 मेगास्पोर्स है, वो बेटा मेरा क्या करेंगे, वो डिजेनरेट हो जाएंगी। और ये वाली सेल, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर करूंगा, उसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर करूंगा। ये वाली सेल जो कहां से किस तरफ है, जो मेरे पास चलाजल एंड की तरफ है, ये फंक्शनल होगी। दैट मीन चार के चार क्या काम कर रहे हैं? नहीं सर, चार में से एक ही काम करेगा। कौन सा काम करेगा? वही जो चलाजल एंड की तरफ हो गया। अब आगे चलते हैं, डायग्राम दिमाग में बिठा लो। मेगास्पोर मदर से यहां से न्यूसेलस, फ्रॉम वन ऑफ द न्यूसेलस सेल्स अंडरगोस, वो डिफरेंशिएशन करेगा, एनलार्ज करेगा और क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके पहले क्या बनेगा? मेगास्पोर डायड, और फिर से मियोसिस होकर मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड। तो बेटा मेरा ये वाली डिजेनरेट होगी, ये वाली डिजेनरेट होगी, ये वाली डिजेनरेट होगी, और मेरे पास बचेगा एक, ये बनेगा मेगास्पोर। उम्मीद है यहां तक बच्चा मेरा क्लियर है आपको। अब इसकी डेवलपमेंट थोड़ी देखेंगे। अगर मेरे पास माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल से मेरे मेगास्पोर डायड बनाया, फिर टेट्राड बनाया। सर अब क्या होगा? एक ही तो बचेगा। फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड से 8 न्यूक्लिएटेड। देखो बेटा, यहां पे पहली डायग्राम देख लो। सर मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो टिपिकली 8 न्यूक्लिएटेड का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर हम देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फॉर्म होता है एग एपैरेटस। ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहां की तरफ मेरे पास क्या बनेगा? एग एपैरेटस, यानी एग और साइनर्जिड्स को मिला के एग एपैरेटस। इसी तरीके से चलाजल एंड की तरफ मेरे पास एंटीपोडल सेल्स होंगे, और सेंट्रल सेल जो होगी वहां पे 2 पोलर न्यूक्लिय होते हैं, पोलर न्यूक्लिय। और इसको मैं इस यहां से लेकर यहां पे मेरे पास, इसको मैं सेंट्रल सेल नाम देता हूं। फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस जो होगा वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। और आगे चल के पहले एक ऐसे था मेगास्पोर, तो इसने क्या बनाया? सर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लिय आए, फिर से डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लिय, दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स। ये यहां की तरफ, पोल की तरफ जा रहा है, यहां की तरफ जा रहा है। पहले कहां था? सेंटर में था। अब डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लिय के 2 न्यूक्लिय हुए, एक इस पोल की तरफ गया, एक दूसरे पोल की तरफ गया। इसी तरह से फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 से 1 से 2 न्यूक्लिय बन गए, 1 से 2 न्यूक्लिय दे आर कहां पे? पोल्स की तरफ। फिर से 4 बन गए। नाउ उधर 2 मूव्स, 2 मूव करेंगे, 1 फ्रॉम वन साइड, 1 फ्रॉम यहां से एक मूव करके बीच में सेंटर सेल में आएंगे। तो यहां पे इनका नाम पड़ता है पोलर न्यूक्लिय, यानी N+N, अभी 2N नहीं है। अब थोड़ा आगे चलेंगे। सर आगे चल के मेरे पास एक फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक पूरा तैयार है। अब सवाल है, सर मैंने अब माइक्रोस्पोर भी बनाया, मैंने अब मेगास्पोर भी बनाया, मैंने एम्ब्रियो सैक भी तैयार किया, अब पॉलिनेशन तो जरूरी है। तो टॉपिक हमारे पास बेटा बनेगा पॉलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन को देखना है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। पॉलिनेशन 3 टाइप्स की है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। दूसरा टाइप ऑटोगेमी का ही जिटिनोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन का जीनोगेमी। एक एक करके देखेंगे इनको। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑटो सेम फ्लावर का।
सेम फ्लावर का होना, यानी अगर यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये लो, मैंने एक प्लांट बनाया, ये एक प्लांट बनाया, और इस प्लांट में यहां पे मेरे पास एक फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट हुआ, ये फीमेल पार्ट हुआ, तो यहां से पोलन उठ के इसी पे बैठे। वही मैंने बात की, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में यहां से पोलन उठ के उसी के स्टिग्मा पे बैठेगा, तो उसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं। सर यहां पे होना क्या चाहिए? सिंक्रोनी होनी चाहिए। दैट मीन्स यहां पे इसको बाहर निकालेंगे, ये फ्लावर ऐसे है। अगर यहां पे ये एंथर मैच्योर हुआ, तो उसी समय पे मेरे पास, उसी टाइम पे ये जो मेरे पास फीमेल पार्ट है, कार्पेल है, ये भी मैच्योर होनी चाहिए, ये भी रिसेप्टिव होनी चाहिए। अगर रिसेप्टिव नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं है। वही मैंने यहां पे जिक्र किया, मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा दोनों की होनी चाहिए, और एंथर और स्टिग्मा मस्ट बी क्लोज एनफ। ये नहीं इतना फ्लावर है, एक वहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, क्लोज होने चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत नहीं है, यहां पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। दैट मीन्स ये जो यहां पे ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होना चाहिए ताकि मैं ऑटोगेमी कर सकूं? सर अगर मेरे पास फ्लावर्स क्लोज्ड होंगे, फ्लावर कभी ओपन नहीं होंगे, जैसे वाइला में है, ऑक्जेलिस में है, कोमेलिना में है, तो उस वाले फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, और उस फिनोमेना को हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। दैट मींस सच फ्लावर्स नेवर ओपन्स, ये कभी खुलते नहीं है, और अंदर अंदर ही वहां पे पॉलिनेशन होती है। और दूसरी बात, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होना चाहिए एट द सेम टाइम, जिसके लिए टर्म हमने इस्तेमाल की होमोगेमी। अभी बताया कि यहां पे जो मेरे पास एंथर और स्टिग्मा है, उनमें सिंक्रोनी होनी चाहिए ताकि वो एक ही टाइम में मैच्योर हो जाए। एग्जांपल वीट है, पी है, बार्ले है, ये होमोगेमी मेरे को सिखाते हैं। आगे चलते हैं बच्चा। तो जीटिनोगेमी ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये फ्लावर है, ये प्लांट है। अब ऐसे समझ लो, ये एंथर, ये फीमेल पार्ट, यहां पे भी फ्लावर है। अब इस फ्लावर का ये वाला पोलन ग्रेन आके इस पे बैठेगा। सेम प्लांट है, बस फ्लावर डिफरेंट है। सेम प्लांट है, बस फ्लावर डिफरेंट है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जीटिनोगेमी दिमाग में बिठा लो सर, एक ही प्लांट के दो अलग फ्लावर्स है, और एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को क्या करता है, पॉलिनेट कराता है, तो उसको जीटिनोगेमी बोलेंगे। ये फंक्शनली सिमिलर है टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें मेरे को पॉलिनेटर्स की जरूरत है, लेकिन जेनेटिकली ये सिमिलर होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, क्योंकि इसमें मेरे पास सेम प्लांट चाहिए, इसमें मेरे पास सेम प्लांट है, यानी नो जीन कॉम्बिनेशन। नहीं, वेरिएशन तो आएगी नहीं ना, वेरिएशन तब आती है जब डिफरेंट पेरेंट्स होंगे, लेकिन यहां पे प्लांट सेम है तो यहां पे नहीं। तो यहां पे ऑफन सीन इन मल्टीपल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। एग्जांपल दे दो, मेज, कैस्टर, कुकरबिटेसी फैमिली में ये नजर आते हैं। अब मेरे पास एक और है, उसके लिए हम नाम देते हैं जीनोगेमी, या जिसको हम नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब ट्रांसफर यहां पे होगा, फ्रॉम पोलन ग्रेन from the anther of one plant to the stigma of another plant of the same species। अब देखो हमारे पास डायग्राम बना के है, हमारे पास डायग्राम देख लो। अब क्या करेंगे, इसमें प्लांट
इसी वाली स्लाइड पे बात करेंगे। ये लो, ये एक प्लांट है, ये लो, ये एक प्लांट है। अब यहां पे फ्लावर है, ठीक है। ये दूसरा प्लांट है, सेम स्पीशीज है लेकिन प्लांट दूसरा है। यहां पे फ्लावर है। अब यहां से पोलन ग्रेन उठ के इसके सिटिग्मा पे बैठेगा, यहां पे फीमेल पार्ट पे बैठेगा। तो इसके लिए टर्म क्या आएगी? इसके लिए हमने नाम दिया क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर of one plant to the stigma of another plant is known as cross pollination। सर फीचर्स क्या होने चाहिए? दो डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए और इसमें मेरे को बंदे की जरूरत है, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। ये बायोटिक लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग एबायोटिक भी। यानी बायोटिक में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, विंड, वाटर, ये क्या करेंगे? सर इनसे तो वेरिएशन आएगी, इनसे तो डिफरेंस आएगी। अब ये नया प्लांट जो होगा वो अपने बाप दादाओं जैसा नहीं होगा, अपने पेरेंट जैसा नहीं होगा, बल्कि उसमें वेरिएशन आएगी। लीड्स टू बेटर एडेप्टेबिलिटी, एवोल्यूशन एंड हाइब्रिड वाइगर। अब यहां से जब वेरिएशन आएगी तो मेरे पास बेटर एडेप्टेबिलिटी होगी, वो अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि दिन ब दिन एवोल्यूशन अगर की तरफ जाएंगे तो नए नए प्लांट्स इवॉल्व हो रहे हैं, वो सर हाइब्रिड वैरायटीज आएंगी। जैसे एप्पल्स में सनफ्लावर, पपाया, रोज, ये मेरे पास क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी सिखाते हैं। अब सवाल है इसमें मेरे पास एजेंट्स क्या होंगे? अभी हमने बात की बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग। प्लांट्स यूज करते हैं दो बायोटिक एजेंट्स को, यानी विंड वाटर पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स। पहला एबायोटिक में मेरे पास दो एजेंट्स है, पहला विंड है, दूसरा वाटर है। और एबायोटिक एजेंट्स में मेरे पास एनिमल्स आएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स, जैसे बीज है, इंसेक्ट्स है, वो सारे ये काम करते हैं। कोई कोई मेरे पास एबायोटिक पॉलिनेशन फ्यू प्लांट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे मेरे पास एबायोटिक में एनिमोफिली, पॉलिनेटिंग एजेंट इज विंड। अब विंड है तो अगर विंड पॉलिनेशन हो रही है, प्लांट्स विंड पॉलिनेशन से काम कर रहे हैं, तो उस प्लांट को सबसे पहले बहुत ज्यादा क्या करना है? पोलन ग्रेन उसको प्रोड्यूस करना है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन जाया हो जाते हैं। इनमें दूसरा वेल एक्सपोज्ड स्टैमिनस होने चाहिए और जो स्टिग्मा होना चाहिए वो लॉन्ग फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि वो ट्रैप कर सके एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स को। मोस्ट विंड पॉलिनेटेड, ये नीट में आया है, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं नीट, ये ख्याल आया है अभी। तो यहां पे उनमें कौन सा ओव्यूल होता है? सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल इन वन ओवरी, एक ही ओव्यूल होता है। याद रखना ये नीट का पॉइंट है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में मेरे पास क्या होगा? सिंगल ओव्यूल होता है। और ये ओमन किस में होंगे? ये इनफ्लोरेसेंस में होते हैं। एग्जांपल कॉर्नकॉब। पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, क्योंकि जब ये हवा में उड़ते हैं कहीं पे चिपक ना जाए, उसके लिए लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए। यहां पे डायग्राम देख लो। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन सबसे पहले देखा, इसमें हमने ऑटोगेमी देखा, फिर जिटिनोगेमी देखा। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने देखा बायोटिक फैक्टर्स, हमने देखा एबायोटिक फैक्टर्स, हमने उसमें विंड पॉलिनेशन देखी, उसमें इंसेक्ट से एंटिमोफिली, बी से कायरोटेरोफिली, हाँ मेलाकोफिली स्नेल से, ऑर्थोफिली बर्ड से, ठीक है ना। सॉरी, ये मेरे पास बायोटिक में आएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन एबायोटिक में विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। बायोटिक फैक्टर से मेरे पास बर्ड्स आएंगे, स्नेल्स आएंगे, बैट्स और इंसेक्ट्स आते हैं। फिर से बता दूंगा, एबायोटिक में विंड और वाटर, और मेरे पास जो बायोटिक होंगे उसमें इंसेक्ट्स, बैट्स, स्नेल्स, बर्ड्स वगैरह आते हैं।
अब हमने अभी बात की, अगर सेल्फ पॉलिनेशन करनी है तो वहां पे हमने बात की थी क्लिस्टोगेमी की। ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो ओपन नहीं होते हैं इवन एट मैच्योरिटी, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होती है। सर ऐसे फ्लावर्स जो खुलते हैं, हाँ जो खुलते हैं, वायला है, हाँ ऑक्जेलिस है, वो खुलते भी, दैट मीन्स वायला, कोमलिना, ऑक्जेलिस जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बोथ क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स एज वेल एज चेस्मोगेमस फ्लावर्स। इन्हें ओपन होते हैं एट मैच्योरिटी, एक्सपोज होते हैं उनके स्टिग्मा एंड स्टैमिन, और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन होती है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमने देखा, हाँ सर देखा, यहां पे फिर से दिखाऊंगा। एनिमोफिली विंड, पाम ट्री, हाइड्रोफिली वाटर, बेल्सिनेरिया, बायोटिक में एंटोमोफिली इंसेक्ट से, एरिस्टोलोशिया, साल्विया, बर्ड से, बॉम्बैक्स है, बोहिनिया है, ठीक है, कायरोटिरोफिली, बैटस, मेडोकोफिली, सिनेल्स, स्लग्स, एरर्स, या मायरमिकोफिली, आंटस से, ये मेरे पास रुबेसी फैमिली से आता है, तो ये हमने पढ़ा है। अब सवाल है, सर ठीक है पॉलिनेशन तो हो गई, अब यहां से पोलन ग्रेन उठा यहां पे बैठ गया, सर अब इस पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे बैठेगा उस वाले वहां पे कोई रिएक्शन तो होगी, उस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सारे वो इवेंट्स जो होते हैं कहां पे, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, यहां से आया इस पे बैठा, ठीक है, और इस स्टिग्मा पे बैठने के बाद पोलन ट्यूब का फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर से निकलना, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। यहां से आया पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पे बैठा, इंट्रैक्शन हुई, डायलॉग हुआ, केमिकल डायलॉग हुआ, वहां से अब ये कंपेटेबल है कि नहीं है? सर कंपेटेबल है, तो पोलन ट्यूब बाहर निकल के ओव्यूल में जाएगा। तो यहां पे कंपेटेबल देखना है कि मेरे पास जो पोलन ग्रेन आया क्या ये राइट टाइप आया कि रॉन्ग टाइप आया, क्या ये सही आया कि गलत आया, और क्या ये अपने स्पीशीज का है या दूसरे का। तो यहां पे मेरे पास कंपैटिबिलिटी चेक करनी जरूरी है। और यहां पे पोलन रिकॉग्नाइजेशन होता है बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ अदर पोलन। अब पोलन ग्रेन आया, दूसरा भी आता होगा, लेकिन अब यही है जो यहां पे रिकॉग्नाइज होगा, दैट मींस केमिकल डायलॉग विल बी ऑकर, और उसकी वजह से हाँ ये मेरा ही पोलन है तो तू पोलन ट्यूब बना ले बच्चा। रीजन केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा की वजह से, और कंपैटिबल पोलन एक्सेप्ट किया जाता है स्टिग्मा से, और स्टार्ट होता है पोलन ट्यूब का बनना। तो इसको क्या बोलेंगे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब सवाल है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। अब देखो, जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन करता है। दैट मीन्स जेनेटिकली धीरे धीरे हम कमजोर होते जा रहे हैं, प्लांट्स कमजोर होते जा रहे हैं। तो उस टू ओवरकम इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को मेरे पास, मैं अवॉइड करूंगा सेल्फ पॉलिनेशन को, मैं अवॉइड करूंगा ऑटोगेमी को, और क्या करेंगे हम करने की कोशिश करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। दैट मीन्स पोलन रिलीज होगा स्टिग्मा पे, ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा क्योंकि मेरे को ओवरकम करना है इनब्रीडिंग। मैं अवॉइड करूंगा सेल्फ पॉलिनेशन को फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सर ये आगे होगा सर है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक मैकेनिज्म है जो इवॉल्व विच आर फॉलोड एंड अडॉप्टेड बाय द प्लांट्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अभी बात कर रहे थे हम, सर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए मेरे को क्या करना है? मेरे को अवॉइड करना है, डिस्करेज करना है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। मेरे को एनकरेज करना है किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। सर मेरे पास अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करनी है तो प्लांट में क्या होना चाहिए? प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी। दैट मीन्स या तो प्लांट आइदर मेल होना चाहिए या फीमेल। यूनिसेक्सुअलिटी बात की, यानी आइदर द मेल प्रोड्यूसेस, आइदर द प्लांट प्रोड्यूसेस, आइदर द फ्लावर प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स।
दूसरा डाइकोगेमी यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंथर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंथर जो मैच्योर हो जाएंगे। अब मेरे पास फ्लावर है, इसमें अगर दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हुए एंथर एज वेल एज स्टिग्मा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी। मेरे को क्या करना है, मेरे को रोकना है ना सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसके लिए मेरे पास डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम होना चाहिए टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा, gene in the female reproductive part of the flower which recognizes the gene present in the pollen grain of the same plant prevent करेगा fertilization को, उसके लिए टर्म आएगी सेल्फ स्टेरिलिटी। और हेरकोगेमी क्या है, नेचुरल बैरियर्स जो प्रिवेंट करते हैं पोलन ऑफ द सेम फ्लावर टू पॉलिनेट द ओवरी ऑफ द सेम फ्लावर, उसके लिए टर्म आएगी हेरकोगेमी। इसके अलावा हेटेरोस्टेली यानी एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, यहां पे होगा, जिसकी वजह से मैं प्रिवेंट करूंगा सेल्फ पॉलिनेशन को और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तीसरा पॉइंट मेरे पास, चौथा पॉइंट मेरे पास जो है वो पोलन प्रीपोटेंसी यानी पोलन ऑफ द डिफरेंट फ्लावर जर्मिनेट करता है फास्टर देन द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगी बेटा मेरा, वो रुक जाएगी। यानी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको समझना है कि मैं एनकरेज कर रहा हूं क्रॉस पॉलिनेशन को, मैं डिस्करेज कर रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन को, उसके लिए मेरे पास ये वाली चीजें होनी चाहिए जिससे मैं एनकरेज करूं क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्करेज करूं सेल्फ पॉलिनेशन को, तो उस वाली चीज को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल है सर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पोलन ग्रेन जो है वो कम आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं स्टिग्मा के, और अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो मैंने अभी बोला इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अभी बात की है मैंने कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। सर कैसे होगा, सर तब होता है जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो मेरे को डिस्करेज करना है सेल्फ पॉलिनेशन, एनकरेज करना है क्रॉस पॉलिनेशन को, सच डिवाइसेस आर कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये सारी कहानी हमने अभी पढ़ी, इधर ये सारी कहानी पढ़ी। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जब मेरे को हैव इवॉल्व्ड डिवाइसेस जो एनकरेज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को, डिस्करेज करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को, उसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो बेटा आगे चलेंगे। अब पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे बैठा, अब इसकी जर्मिनेशन जरूरी है क्योंकि केमिकल डायलॉग हो गया, अब इसका अपना है, लेकिन अब अपना होने के बाद क्या ये जर्मिनेट कर पाएगा? अब जब जर्मिनेशन होगी तो पोलन ट्यूब बनेगा फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर। याद कर लो, हमने डिस्कस किया कि मेरे पास पोलन ग्रेन का जो सेल वॉल है उसको स्पोरोडर्म बोलते हैं, वो दो लेयर्स का बना है। जो बाहर वाला लेयर वो एक्साइन है, स्पोरोपोलिन का बना है, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, देयर विल बी गैप्स, दैट गैप्स आर नोन एज जर्म पोर्स। तो अब पोर कंटेंट मूव करेगा, जर्म पोर के थ्रू निकलेगा और पोलन ट्यूब एंड निकलेगा, चलेगा कहां से, स्टिग्मा से सिटाइल, सिटाइल से ओवरी में पहुंचेगा। अब हमने बात की थी कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेरे पास टू सेल्ड कंडीशन में निकलता है, लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जनरेटिव सेल। अब क्या है, जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गैमेट बनाएगा ज्यूरिंग द पोलन ट्यूब बन रहा है, पोलन ट्यूब बन रहा है, पोलन ट्यूब बन रहा है, ऐसे ऐसे बनाएंगे। अब यहां पे ये वाला सीन हमारे पास है, अब हमारे पास ये वाला सीन है। तो अब मेरे पास ये लो बेटा, यहां से ये मेरे पास पोलन ग्रेन है, अब यहां से मेरे पास ये पोलन ट्यूब बन रहा है, ये पोलन ट्यूब बन रहा है, ये पोलन ट्यूब बन रहा है। और हमारे पास यहां पे क्या है, हमारे पास यहां पे क्या है, शाबाश बेटा सर, यहां पे एग सेल साइनर्जिड्स है, यहां पे एंटीपोडल सेल्स है, यहां पे पोलर न्यूक्लियस है। तो ये यहां से एंट्री करेगा, ये यहां से एंट्री करेगा। अब यहां पे किस स्टेज में था सर, टू सेल्ड स्टेज में था।
बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल। जब ये यहां पे पहुंचेंगे तो जनरेटिव सेल डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये 2 सेल स्टेज पे होता है, 40% में 3 सेल स्टेज पे। तो 2 सेल पे निकला तो यहां पे जनरेटिव सेल आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस चलेगा और ये जनरेटिव सेल आगे चल के डिवाइड होके 2 सेल्स बनेगा। अब आए कितने, 1 2 3, यही देख लो। The 3-celled condition, pollen tube carries 2 male gametes from the beginning। लेकिन यहां पे 2 cell स्टेज में मेरे पास एक वेजिटेटिव सेल, हाँ, सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट बनाएगी, लेकिन कहां पे, पोलन ट्यूब में। अब पोलन ट्यूब एंटर करता है ओवरी में, एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड। जरा बेटा दिमाग में बिठा लो, डायग्राम बनाई सर ने। ये कौन सी सेल, ये एग, ये कौन सा, ये क्या है, ये साइनर्जिड है। ये क्या है, ये साइनर्जिड है। ये पोलर न्यूक्लियस, ये एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स है, हाँ। तो यहां पे फ्रॉम वन ऑफ द साइनर्जिड से ये अंदर होगा वाया फिलीफॉर्म। मदद कौन करेगा, फिलीफॉर्म एपैरेट्स मदद करेंगे, थोड़ा फिलीफॉर्म एपैरेट्स से काम करेंगे ना, मदद करेंगे। इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि अगर मेरे को स्पेशल सुपीरियर वैरायटीज बनानी है तो यहां पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब यहां पे देख लो, एक और पॉइंट हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सर अगर मेरे को यहां पे हमने बात की कि सुपीरियर प्लांट वैरायटीज बनानी है तो उसके लिए टर्म मेरे पास, मेरे को हाइब्रिड वैरायटीज बनानी है, और इन हाइब्रिड वैरायटीज के लिए मेरे को प्रोसेस करनी है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो मेरे पास क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे सिलेक्शन करनी है पेरेंट्स की, ऐसे प्लांट पेरेंट्स जो बहुत ही अच्छे होंगे, जिनमें हायर यील्ड हो, जिनमें डिजीज रेजिस्टेंट हो, और उनमें क्या करना है, इमस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, पॉलिनेशन करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, फर्दर हैंडलिंग द प्लांट। अब देखो क्या है, सबसे पहले मेरे को प्लांट सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसका क्या करना है, मेरे को एंथर रिमूव करना है। यहां पे मैंने प्लांट लाया, मैंने पैरेंट लिया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मेरे को चाहिए फीमेल फ्लावर, ताकि मेरे को पॉलिनेशन करनी है, हाइब्रिड वैरायटीज बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, एंथर को रिमूव करूंगा। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन, अब फीमेल फ्लावर ऑब्टेन हुआ। क्या मैं इसको ऐसे ही रखूं, नहीं, इसके ऊपर हम एक कवर रखते हैं, तो टर्म आती है बैगिंग। मैं एक बटर पेपर का कवर बनाता हूं बच्चा, और उस कवर से मैं इस फीमेल फ्लावर जो मैंने हासिल किया बाय इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, तो उसके ऊपर मैं कवर लगाता हूं बटर पेपर के से, मैं इसको एनक्लोज करता हूं, कवर करता हूं, ताकि यहां पे मेरे पास कोई और एरा गेरा पोलन ग्रेन ना आए और इसको क्या पॉलिनेट कर सके। मैं वेट कर, मैच्योर एंड वायबल पोलन ग्रेन कलेक्ट किए जाते हैं, जो मेरे पास हाइब्रिड प्लांट, जो मेरे पास अच्छा प्लांट हो, पेरेंट हो, और उससे मैं बैग को उठाऊंगा और उसको डस्टिंग करूंगा उसके ऊपर, ताकि पॉलिनेशन हो जाए, डस्टिंग ऑन द स्टिग्मा। बैग को रिप्लेस करूंगा इमीडिएटली और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन उससे हो जाती है। ये देखो, अभी हमने बात की थी, पोलन ट्यूब निकला, जनरेटिव सेल, पोलन ट्यूब, ये आगे आगे चल के कहां से एंटर करता है, ये आपने दिमाग में बिठा लिया। सर हाँ, यहां से आ रहा था, यहां पे ये ट्यूब न्यूक्लियस है, पीछे 2 स्पर्म सेल, या मैं लिखूंगा मेल गमेट्स है जो ये काम करते हैं। अब हमारे पास एक अच्छी टर्म है जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, अब पोलन ट्यूब एंटर करेगा इनटू साइनर्जिड, द पोलन ट्यूब रिलीज करेगा 2 मेल गमेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड, ये देखो, यहां से 2 मेल गमेट यहां पे आएंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे साइनर्जिड के अंदर जाएगा,
यहां पे साइनर्जिड के अंदर जाएगा और ये दूसरा भी जाएगा और यहां से एक फ्यूज करेगा एग को और एक फ्यूज हो जाएगा इस पोलर न्यूक्लियस के साथ या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो अब दो मेल गैमेट साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड में गए। मैं डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझा रहा हूं। पोलन ट्यूब रिलीज करता है दो मेल गैमेट्स इनटू साइटोप्लाज्म साइनर्जिड। सर क्या होगा, एक एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक किसके साथ, यानी ये मेरे पास मेल गैमेट है, ये मेरे पास मेल गैमेट है, ये फ्यूज हो जाएगा एग के साथ तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी। हुआ सर, है सिनगैमी। उसके बाद सर मेरे पास एक और मेल गैमेट है ना, वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, यानी मेरे पास ये दूसरा मेल गैमेट है और ये फ्यूज हो जाता है दो पोलर न्यूक्लियस के साथ, टू पोलर न्यूक्लियस के साथ, और मेरे पास क्या बनाएगा, ये फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। यानी सर दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट, ये क्या है सर, ये N है, ये N+N है, तो ये मेरे पास 3N बनता है। कोई पूछेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, तो आप बोलोगे सर अंदर मेरे पास एंडोस्पर्म जो बनेगा वो कैसा होगा, वो ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिपल फ्यूजन, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजेस। तो यहां पे सिनगैमी हुई, यहां पे मेरे पास इस वाले टर्म को क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा ट्रिपल फ्यूजन। यहां तक क्लियर है बच्चा? हाँ, यहां तक। उम्मीद है आप सबको ये सारा समझ आया होगा। ये डबल फर्टिलाइजेशन की आपके पास डायग्राम है, आप देख सकते हो, दो पोलर न्यूक्लियस है, रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स ये निकल रही है, एक फ्यूज होगा इसके साथ, एक होगा इसके साथ, तो ये जाइगोट बन गया। ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो मेरे पास 3N होगा। अब फ्यूजन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन नवासिन ने दिया था, लिली में सबसे पहले देखा था। तो उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन हो गई, अब क्या करें, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ इवेंट्स है। फर्टिलाइजेशन हुई तो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गई, उनकी मैचुरेशन होगी, तो वो क्या बनाएंगे, ओव्यूल का सीड में बनना, ओवरी का फ्रूट में बनना, कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे पास कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो आगे चल के मेरे पास कुछ करेंगे। सर क्या, ओव्यूल सीड में तब्दील होगा, ओवरी फ्रूट में होगा, तो इसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। अब आगे चलो, सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है तो उससे क्या, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, उसके बाद मेरे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और सीड फॉर्मेशन होगी। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म मेरे पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। सीड फॉर्मेशन क्या है बेटा, शॉर्ट में वन शॉट सीरीज है तो ज्यादा इलाबरेट भी नहीं कर सकते, जितना आपके एग्जाम में आएगा उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड रिपीटली होगा, तो क्या बनाएगा, वो एंडोस्पर्म बनाता है इन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो ये क्या है, ये स्टोर, फूड स्टोर है फॉर डेवलपिंग सीड। एग्जांपल मेज में देख लो बेटा। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, अब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे चल के मेरे पास एंडोस्पर्म बनेगा और आगे चल के टाइप्स देखेंगे। सर एक है जिसमें मेरे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। सर ये क्या, यहां पे मेरे पास डिवीजन हो रहा है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं फ्री न्यूक्लियर, और यहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अगर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती तो मैं देखता, लेकिन ये सारा जितने भी न्यूक्लियस के अंदर है ये सारे फ्री न्यूक्लियर। फॉर एग्जांपल आप कोकोनट देख लो, कोकोनट का पानी कैसा है, वो खाली न्यूक्लियर है। तो इसका कर्नल जो वाइट है वो सेल्स में सेल वॉल फॉर्मेशन हुई है, और जो अंदर पानी है वो फ्री न्यूक्लियर है। जो मेरे पास वाइट जो हम खाते हैं वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। इसी तरीके से यहां पे सेल्यूलर में मेरे पास डिवीजन हुआ
डिवीजन हुआ यानी यहां पे एक सेल, यहां पे एक सेल, एक के दो बने लेकिन वाल नहीं, ये चलता रहा सीन ऐसे ही, या ये चलता रहा सीन ऐसे ही, न्यूक्लियर बनते रहे, ऐसे ही न्यूक्लियर बनते रहे। लेकिन यहां पे एक सेल का डिवीजन हुआ तो दो, सर इसी तरीके से दो के कितने हुए, चार हो जाएंगे। सीधे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सीधे ही सेल वॉल की फॉर्मेशन भी हो रही है। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तीसरा, हेलो बियर इन बिटवीन अबव द टू ट्रांसवर्स वॉल म्यूक्रो एंड चलाजल चैम्बर मेरे पास बनता है। अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो एम्ब्रियो में एम्ब्रियोजेनी टर्म इस्तेमाल करेंगे। एम्ब्रियो फॉर्मेशन सिमिलर इन मोनोकॉट एज डाइकॉट, और मेरे पास डेवलप कहां पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड वायर जाइगोट इज सिचुएटेड। आप देख लो डायग्राम बना के, फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलप्स देन जाइगोट। अब अभी हमने एंडोस्पर्म बोला, ये क्या है, ये न्यूट्रिशन है, ये नरिशमेंट है। तो पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, उसके बाद जाइगोट। अब देख लो पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन, दो सेल्स सेल्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एम्ब्रियो और टर्मिनल सेल नाम देंगे, अदर बेसल सेल सस्पेंसर। देखो ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, तो यहां पे दो सेल बन गई, एक बन गई टर्मिनल सेल, एक बन गई बेसल सेल, एक बन गई टर्मिनल सेल, एक बन गई टर्मिनल सेल, एक बन गई बेसल सेल, माइक्रोपाइलर एंड और मेरे पास बेसल सेल सस्पेंसर टाइप। अब देखो ये सेल एम्ब्रियो, ये सस्पेंसर बनेगा और डिवाइड होगा, ताकि ये मेरे पास एम्ब्रियो है, ये सस्पेंसर उसको धक्का देता रहता है अंदर एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन हासिल कर सके। इसके बाद थोड़ा और स्टेज आगे बढ़ेगा तो ग्लोब्यूलर स्टेज है, उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज है, आगे चल के टॉर्पीडो स्टेज, और मेरे पास एक कंप्लीट क्या बनेगा, मेरे पास एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। तो अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो देखेंगे, अभी हमने बात की थी खाली एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ये डायग्राम उससे देख लो, पहले एक सेल है, दो सेल है, आगे आगे चल के एक कंप्लीट डाइकॉट एम्ब्रियो बनता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटलिडन है। सर ये क्या है, ये दो कॉटलिडन है, यहां पे क्या है, यहां पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, और द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledons, above the level of cotyledons, उसको हम एपिकोटाइल बोलेंगे, जो मेरे पास पिलीम्यूल बनाएगा। और यानी अगर मैं इमेजिनरी लाइन यहां से डालू ऐसे, यहां पे मेरे पास पिलीम्यूल है, यानी इस वाले हिस्से को क्या बोलूंगा मैं, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। और यहां पे मेरे पास रेडिकल है, तो यहां पे इस वाले हिस्से को क्या बोलूंगा, हाइपोकोटाइल। बच्चा दिमाग में बिठा लो बात। तो सिलेंडर पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कॉर्डिनेट्स हाइपोकोटाइल डिटरमिन्स लोअर एंड ऑफ द, वो रेडिकुलर रूट टिप बनाएगा। और रूट जो है यहां पे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको इट इज कवर्ड बाय रूट कैप। आगे चलो, ये अब क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो। अभी बात की थी, ऑलमोस्ट जो फंक्शन हमने यहां पे देखी किसी हद तक ये सेम ही है, और आगे चल के थोड़ी बहुत डिफरेंस है। ग्रास फैमिली यानी कॉटलिडन्स में, मोनोकॉट्स में मेरे पास कॉटलिडन जो है, इसको मैं मोनोकॉट्स में सिक्यूटुलम बोलते हैं, जो वन साइड में अटैच, ये वाला हिस्सा, ये कहां पे, एक साइड में अटैच है एम्ब्रियोनल एक्सिस की। लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस पे मेरे पास रेडिकल होगा, ये रूट कैप होगा, यहां पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिसको हम क्यूलियोराइजा बोलते हैं, और यहां पे सीरोप्टाइल है, जहां पे मेरे पास शूट एपेक्स बनता है। देखो यहां पे बात करेंगे रूट कैप एनकोजिन अनडिफरेंशिएटेड शीट ऑफ सेल्स नोन एज क्यूलियोराइजा, और पोर्शन of the embryonal axis above the level of attachment of circulatory is epicotyl. Epicotyl has a shoot apex, वो भी few leaf primordial enclosed होते हैं, उसके लिए मेरे पास सीरोप्टाइल नाम देते हैं। यानी यहाँ पे shoot apex है, यहाँ पे मेरे पास undifferentiated, यहाँ पे मेरे पास leaf primordial enclosed है, किसमें एक फोल्डर स्ट्रक्चर में, जिसको हम सीरोप्टाइल बोलते हैं। आगे चलते हैं बच्चा, ये ऑलमोस्ट हम चैप्टर एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम वन शॉट में
थोड़ा कम भी करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। हम इस चैप्टर के लास्ट में आ गए हैं, ऑलमोस्ट एक दो टॉपिक्स रह चुके हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। सीड क्या है? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कहां पे बनता है? फ्रूट के अंदर। ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। इसमें कॉटलिडन होगा और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। कॉटलिडन सिंपली होंगे, सिंपल जनरली थिक स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। मैच्योर सीड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। सर, जिन सीड्स में मेरे पास एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। ये देखो बेटा, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो उसके लिए हमने नाम दिया एल्ब्यूमिनस। अब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा खत्म नहीं हुआ, तो एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। यहां पे नॉन एल्ब्यूमिनस लिखा है तो यहां पे कंप्लीटली यूज्ड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन चेंजेस है हमारे पास। ओवरी था तो ये फ्रूट बन गया, ओवरी वाल है तो पेरिकार्प बन गया, ओव्यूल है तो सीड बन गया, इनर इंटीग्यूमेंट टेगुमेन इनर सीड कोड बन गया, आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा आउटर सीड कोड बन गया, फिनिकल स्टाक ऑफ सीड बनता है, एग एम्ब्रियो बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, त्रियन होता है, एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट हो जाती है, साइनर्जिडस डिजेनरेट हो जाती है, न्यूसेलस पेरिस्पर्म बनाता है, हाइलम मेरे पास शिकार बनाता है। अब एडवांटेजेस क्या है सीड्स की? सर, जब भी पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट है वाटर का, सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल। बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती है ताकि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हो जाए टू न्यू हैबिटेट्स। इससे स्पीशीज मेरे को दूसरे इलाकों में पहुंचती है, दूसरे एरियाज में पहुंचती है। तो वायबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल, कुछ स्पीशीज ऐसी है जो लूज करती है अपनी वायबिलिटी इसकी कुछ मंथ्स के बाद, लेकिन किसी की सालों साल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सम सीड्स कैन बी रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। मेरे पास ओल्डेस्ट इज दैट ल्यूपिन, जो एक्सकेवेटेड किया गया था आर्कटिक टुंड्रा से, बहुत पुराना। सीड जर्मिनेटेड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 years, और 2000 साल पुराना सीड डेट पाम मेरे को मिल गया, डिस्कवर्ड किया गया जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की जा रही थी इन किंग हेराल्ड्स पैलेस नियर डेड सी। 2000 पुराना सीड मेरे पास। अब इस यूनिट का लास्ट में हम बात करेंगे एपोमिक्स एंड पॉलीएम्ब्रॉनी की। सर, सबसे पहले आप देखो कि ओवरी तो फ्रूट में डिवाइड हो गई, ओवरी जो था डेवलप हुआ फ्रूट में, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल किस में हुआ? सीड में। ओवरी किस में? फ्रूट में हुआ। और ये जो वॉल ऑफ ओवरी है वो पेरिकार्प बनाता है, वॉल ऑफ फ्रूट बनाता है। सर, ये तो हमें पता है। फ्रूट्स में भी ये फ्लैशी हो सकते हैं, गुआवा है, ऑरेंज मैंगो, ये ड्राई हो सकते हैं, ग्राउंडनट वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या देखेंगे? सर, एपोमिक्सिस जो है, देखो बेटा, एपोमिक्सिस, यहां पे मैं थोड़ी सी करेक्शन करता हूं इसमें टॉपिक में। एपोमिक्सिस का माना ही है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कुछ ग्रास में, एस्टेरेसी फैमिली में ये होता है, यानी ये एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो लगती है, जो मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। और यहां से मेरे पास जो सीड्स बनते हैं वो एपोमिक्टिक सीड्स बनते हैं, यानी डिप्लॉयड सेल जो है वो बनती है विदाउट रिडक्शन, इसमें रिडक्शन डिवीजन है ही नहीं, और डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है जो अगर देखेंगे सीड फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, ठीक है। अब हाइब्रिड्स के सीड्स में ग्रो कर रहा हूं घर में, हमारे पास हमारे जो लेडीज होती है, हमारी माँ होती है, दादी होती है, हम दुकान से टमाटोज लाते हैं, फिर वहां से उनके बड़े बड़े होते हैं, वहां से सीड्स उनके निकालते हैं, बोलते हैं अगले साल लगाएंगे, हमारे घर में भी बड़े बड़े टमाटर उग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि वहां पे सेग्रीगेट हो जाते हैं प्रोजेनी और वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स लॉस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली होते हैं। ठीक है बेटा मेरा, तो यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। उम्मीद है आप सबको ये वाला यूनिट जो हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। जहां पे आपको समझ नहीं आया आप वीडियो को पॉज कर लो, रिपीट में देख लो, इंशाल्लाह आप सबको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमारे इस ऑनलाइन फ्यूचर एक्स प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब पे ये वीडियोस देखते रहो, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जल्द अच्छे से कामयाबी देगा। बाकी वस्सलाम। ओके सर।